गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग बात करें नीट की, जेई की, जैम की, तो यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स में मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात करें तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से देखें और वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। जितने भी वीडियोस मोल कॉन्सेप्ट की रहती हैं उन सभी वीडियोस को देखें। मैं दावा करता हूं कि आपको वीडियो देखने से ही मोल कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप वीडियो पूरी देखें और जैसे जैसे जल्दी रहे देखें। देखिए, सबसे पहले बात करें मोल कॉन्सेप्ट की कि मोल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मोल क्या होता है। तो मोल क्या है? मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पीसीज। स्पीसीज में क्या क्या हो सकती है? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। ठीक है, हम लोग बात करें कि मोल किसके बराबर होता है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? Na मतलब अवोगाड्रो नंबर। ये आपको याद रखना है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10 की पावर 23, दैट इज Na पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग बात करें कि दैट इज द बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक SI यूनिट है, क्या है? मोल। कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक SI यूनिट है। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब हम लोग जाएंगे आगे, तो पहले बात करेंगे मोल किसके बराबर होता है? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। मोल मतलब कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कितनी स्पीसीज हो, जितनी 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में मौजूद है। और मोल जो है वो बेसिक SI यूनिट है किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या होती है? मोल। देखिए, जैसे ही एटम के बारे में पता चला था, एटम के बारे में पता चलने के बाद उसके मास के बारे में पता करने लग गए हैं साइंटिस्ट। तो उस मास के बारे में सबसे पहली टर्म आती है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहली जो स्केल दी गई कि मास जो पता करने की कोशिश किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। किसके बेस पे भाई? हाइड्रोजन के बेस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बेस पे हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होगा? कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। कुछ टाइम बाद ये रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद आया ऑक्सीजन स्केल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इसे आप लोग हाइड्रोजन स्केल भी बोल सकते हो, इसे नीचे वाले को ऑक्सीजन स्केल भी बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्केल हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू बराबर है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/16 into mass of 1 oxygen atom। 1/16 into mass of 1 oxygen atom। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें
कि भैया थोड़े दिन बाद जो है जैसे जैसे आगे आगे डिस्कवरी बढ़ती चली गई तो ऑक्सीजन स्केल को भी छोड़ दिया गया, उसके बाद कार्बन स्केल ली गई कि कार्बन जो है वो स्टैंडर्ड आइसोटोप है, सबसे ज्यादा मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केल आजकल जो यूज होती है मास को मेजर करने के लिए वो कार्बन स्केल यूज होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो अब जो है C12 आइसोटोप, कौन सा कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करता है, C12 आइसोटोप, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट divided by 1/12 into mass of 1 C12 atom, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि C12 आइसोटोप के अकॉर्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास क्या फॉर्मूला होगा कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम। अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको एग्जांपल लेने के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है। ओके, हाँ हम लोगों ने क्या लिखा था कि कार्बन आइसोटोप के हिसाब से रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। देखिए अगर हम लोग बात करें तो इतना तो आप लोगों ने 9th-10th क्लास तक पढ़ लिया होगा कि एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस में होते हैं क्या, प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मास ऑफ एन एटम के बारे में तो हमने क्या पढ़ रखा है भैया, किसी भी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन, किसी भी बॉडी का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके न्यूक्लियस में। तो एटम का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा, उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स क्या है, ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को कलेक्टिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपको एक मेरी बात ढंग से सुनना कि अगर आपको एक एटम का मास निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अब कहता है देखिए सबसे पहले अगर आपको एटम का मास निकालना है तो क्या पता होना चाहिए कि उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। और दूसरा कि एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है। तो मतलब अगर आपको एक एटम का मास निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कितना है।
डिवाइडेड बाय 1/12। अब देखिए ऊपर मैंने बोला है मास ऑफ एन एटम, नीचे मैंने क्या बोला, मास ऑफ 1 C12 एटम। तो C12 कार्बन 12 में अगर बात करें निकलेगा तो ऐसे ही कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियॉन्स कार्बन में कितने हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12 इनटू मास ऑफ वही क्या 1 न्यूक्लियन। दोबारा से देखिए ये 12 कैसे लिखा, ये 12 इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नीचे मेरे को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है क्योंकि मेरे को C12 आइसोटोप है। तो 12 से 12 कैंसिल, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कैंसिल, दैट इज क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बराबर है किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर आपको किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको न्यूक्लियॉन्स जोड़ना है। मास से उसका कोई भी लिंकअप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, न्यूक्लियॉन जोड़ने हैं। ठीक है, अब कहता है दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने C12 आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड क्यों लेके चलते हैं आप लोग। तो हम लोग सबसे पहली बात करें कि C12 आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया गया। अब तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहली बात कि C12 आइसोटोप जो है वो आपको आराम से मिल जाता है भाई। C12 आइसोटोप जो है वो आपको आराम से मिल जाता है भैया। ऑक्सीजन स्केल भी आई थी, हाइड्रोजन स्केल भी आई थी, लेकिन C12 स्केल ही यूज की गई। तो उसके लिए क्या रीजन है कि भैया इजीली अवेलेबल हो जाता है, नॉट वेरी रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, एकदम से रिएक्ट करेगी कुछ कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और ना ज्यादा, ना ये कैसा है, इनर्ट, इनर्ट भी नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इनर्ट भी नहीं है। चौथी बात क्या आई कि भैया इजीली सेपरेबल है, इजीली सेपरेबल फ्रॉम आइसोटोप्स। कि उसके जो आइसोटोप्स हैं, कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, उससे आप उसको आराम से अलग कर सकते हो। चौथी बात क्या आई कि भैया द वेट ऑफ 1 कार्बन एट C12 आइसोटोप, द वेट ऑफ 1 C12 आइसोटोप, sorry, 1/12 weight of 1 C12 isotope is comparable to mass of 1 हाइड्रोजन। वो कंपेरेबल है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन। अब कोई कहे कैसे, देखिए 1/12 इंटू वेट ऑफ, अभी निकाला 12, तो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 C12 आइसोटोप इज कंपेरेबल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन आइटम। इसलिए हम लोग अब स्टैंडर्ड में किसका यूज करते हैं, C12 आइसोटोप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आती है दैट इज AMU। AMU मतलब क्या होता है भाई, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है कि 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 C12 एटम या 1 C12 आइसोटोप। एक C12 आइसोटोप का आपको मास इंटू में क्या 1/12। ठीक है, अगर पूछे कि भैया डिफाइन AMU, तो AMU को डिफाइन कीजिए। तो AMU क्या है, AMU इज 1/12 वेट ऑफ 1 C12 आइसोटोप। AMU जो है 1/12 वेट ऑफ 1 C12 आइसोटोप है। अब ठीक है, अब ओके, अब आपने अभी पीछे पढ़ा था 1/12 इंटू इसका मास निकालना, कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का मास। अब देखिए कार्बन के C12 आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होते हैं, 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है, 1/12, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया, मास ऑफ
1 न्यूक्लियन। ठीक है, तो AMU जो है दैट इज किसके बराबर है? AMU बराबर है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। AMU किसके बराबर है? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। तो ठीक है, यहाँ से दो चीजें हम लोगों को पता चली। पहली बात क्या पता चली कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। एंड दूसरी बात पता चली कि AMU जो है वो बराबर है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। तो इन चीजों को याद रखना है मेनली कि रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एंड AMU बराबर है किसके? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। मतलब एक न्यूक्लियन का मास कितना? न्यूक्लियन में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर क्या थी कि स्टैंडर्ड कार्बन को क्यों लिया गया? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, इनर्ट भी नहीं है, इजीली सेपरेट हो जाता है उसके आइसोटोप से। और दूसरा 1/12 into weight of C12 आइसोटोप इज कंपेरेबल टू द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। मतलब एक तरह से ये बोलेंगे अगर C12 आइसोटोप का आप लगाओगे तो आप हाइड्रोजन का भी मास निकाल सकते हो, आप ऑक्सीजन का भी मास निकाल सकते हो। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा कि AMU जो है बराबर है किसके? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। अब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन जो है वो बराबर होता है किसके? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में लिखूंगा तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। दैट इज द AMU, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। ठीक है कि 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 1 AMU जो है इज ऑल्सो कॉल्ड 1 AMU जो है इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन। 1 AMU जो है इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन। ठीक है, 1 एवोग्राम 1 एस्ट्रॉन। ठीक है कि AMU जो है इसे आप लोग 1 डाल्टन भी बोल सकते हो, 1 एवोग्राम भी बोल सकते हो या 1 एस्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कहता है कि ये वैल्यू कहां से लिखी होगी कि 1 AMU जो है वो बराबर होता है 1.66 10 की पावर माइनस 24। तो देखिए एटॉमिक एटम का मास निकालने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। पूरा बोले तो मास स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब अगर एटॉमिक मास का मेजरमेंट करना है जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग क्या निकाला गया कि मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम कितना होता है भाई? मास ऑफ 1 C12 एटम होता है 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम। 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम। अगर कोई पूछे कि C12 एटम का मास ये कैसे निकाला गया, तो किससे निकाला गया? स्पेक्ट्रोमीटर से। कि स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ 1 C12 एटम बताया गया, दैट इज कितना? 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम। ठीक है, अब कहते हैं अब आपने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन? कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है भाई, ओके, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 दे दिया स्पेक्ट्रोमीटर से कि 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 26। सोल्व करोगे तो आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ये 1.66 कैसे आया कि स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन एटम का मास बताया गया कि 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम। और फिर जो आपकी डेफिनेशन थी AMU की वो हमने कर दी। ठीक है, अब कहता है कि अब AMU की जगह पे नाउ AMU इज रिप्लेस्ड बाय U। मतलब
कि हो सकता है बुक में आपको मास के पीछे एएमयू लिखा मिल जाए, लेकिन हो सकता है आपको यू भी लिखा मिल जाए। तो अब एएमयू की जगह पे क्या यूज होने लगता है, यू यूज होने लगा। और इस यू का मतलब है दैट इज क्या, यूनिफाइड मास। इस यू का क्या मतलब है, दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है, अब एएमयू इज रिप्लेस्ड बाय यू, और इस यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें कि एक चीज यहां पर आप लोगों को याद रखनी है अब यहां तक, क्या कि एटॉमिक मास जो है, अब देखिए आपने दो चीजें पढ़ी, क्या, एक तो हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब मास की यूनिट जो है। तो एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे, तो एटॉमिक मास लिखा जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर था, टोटल नंबर ऑफ किसके, याद करो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो बराबर है किसके, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एएमयू। मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास लिखना हो तो उसको टोटल नंबर ऑफ उसके न्यूक्लियॉन्स निकालो इनटू क्या, एएमयू, दैट इज द एटॉमिक मास। ठीक है, अब कहता है यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी चीज नहीं थी, रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ क्या आया था कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर कोई आपसे कहे कि भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 1/12 की जगह हम लोग 1/6 कर देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। चाहे आप 1/6 करें, चाहे आप 1/12 करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। आगे लिखेंगे उस क्वेश्चन को। अब कहता है कि अगर C12 आइसोटोप का यूज करके अगर हम लोग वेट ऑफ किसका लिखें, 1 हाइड्रोजन एटम का, 1 हाइड्रोजन एटम का वेट अगर लिखेंगे C12 आइसोटोप का यूज करके, तो वो कितना आता है, इज 1.008 AMU। कितना होता है, 1.008 AMU, या फिर हम लोग इसके नजदीकी कितना 1 AMU, या फिर कितना 1 U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, उसके बाद बात करें कि C12 आइसोटोप का यूज करके अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाला गया तो उसकी वैल्यू आई, कितनी आई, 15.99 AMU। नजदीक लिखें तो कितना, 16 AMU। ठीक है, वो कोई कहेगी सर जी ऐसा क्यों किया गया, तो ये दो पूछे गए हैं पहले भी कि हाइड्रोजन का आइसोटोप मास कितना होता है, तो हम लोग 1 निकाल लेते हैं, कितना होता है 1.008 AMU। ऑक्सीजन का कितना निकला था, 15.99 AMU। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कहता है मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बेसिक पढ़ना था आज। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत आगे बात करें कि आप लोगों को क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कि भैया इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, न्यूट्रॉन निकालिए। ठीक है, एटम का ये एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, आइसोटोन्स। ये सेकंड चैप्टर में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका यूज है तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई एटम, मान लीजिए कोई एटम जो है वो X है, क्या है, एटम जो है वो क्या है, X है। ठीक है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की मैंने लिख लिया A और Z, A और क्या, Z। ठीक है, ये Z ही है, अभी आप लोग कुछ अलग समझो। ठीक है, बीच में लाइन ऐसे लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या है A और क्या, Z। अब यहां पर A क्या है, where A is atomic mass और मास नंबर। वैसे बिल्कुल सेम नहीं होते एटॉमिक मास और मास नंबर, डिफरेंस होता है, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे उसकी। A इज एटॉमिक मास और मास नंबर, और Z जो है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को।
जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। अब देखिए पीछे अभी हम लोग बात करी थी, किसी भी एटम में तीन चीजें होती है, दैट इज क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सेल्स है, इन सेल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में भी, न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या है? न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर फिर बोल रहा हूं कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल। ठीक है। और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते रहते हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक। तो एटम के अंदर तीन चीजें हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन में एटॉमिक नंबर Z जो है, एटॉमिक नंबर Z जो है वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर Z जो है वो बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। उसके बाद बात करें मास नंबर, या फिर हम लोग बात करें किसकी? एटॉमिक मास की। तो हमने क्या कहा? किसी भी बॉडी का, किसी भी एटम का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा? सेंटर में। सेंटर में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास नंबर जो है दैट इज बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। कि मास नंबर और एटॉमिक मास जो है बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ओके। अब दूसरी चीज यहां पर क्या लिख सकता हूं कि मास नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये लिख सकता हूं क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक। अब कहता है अगर यहां से मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, क्या निकालने हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हुए? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई। मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर बराबर हमने दिखाया, किससे दिखाया? A से। एटॉमिक नंबर किससे दिखाया? Z से। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज पढ़ी कि किसी भी एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, दैट इज क्या का? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एटम की रिप्रेजेंटेशन है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास। या मास नंबर Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की स्टडी जब की गई तो उसमें देखा गया एटम की स्टडी में कि एटॉमिक नंबर जो है बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और बॉडी का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? सेंटर में। तो मास नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक चीज है यहाँ से कि अगर कोई एटम आपको न्यूट्रल दिया जाए, तो न्यूट्रल दिया जाए और उसको आपको एटॉमिक नंबर पता हो, तो एटॉमिक नंबर देख के मैं उसमें बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे को उसका मास नंबर पता हो तो मैं साथ में उसमें क्या बता सकता हूँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। अब कहता है उसके बाद अगर हम लोग बात कीजिए, सबसे पहले बात करें न्यूट्रल एटम के लिए। न्यूट्रल एटम मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब एटम के ऊपर अंदर दो ही चार्ज थे, कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव किसके कारण था? प्रोटॉन के कारण। नेगेटिव किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो बराबर हो किसके? नेगेटिव के। पॉजिटिव किसके कारण था? प्रोटॉन्स के कारण। नेगेटिव किसके कारण था? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, इसमें न्यूट्रल एटम। ठीक है। कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि दो ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो हम लोग यहां से अभी पीछे एक चीज पढ़ी थी, क्या? कि भैया अभी इससे जस्ट पहले आपने एक चीज पढ़ी थी कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक
नंबर जिसको जेड से दिखा रहे थे वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, अब मैं उसको बोल सकता हूं कि बराबर होता है साथ में किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। कब हो सकता है, जब एटम आपका कैसा हो, न्यूट्रल एटम हो। कैसा एटम हो, न्यूट्रल। अब कहता है अगर इसके साथ में बात करें कि फॉर कैटायनिक स्पीसीज, फॉर कैटायनिक स्पीसीज, ठीक है, कैटायनिक स्पीसीज। कैटायन मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब आपने पीछे पढ़ा होगा 9-10 में क्या कैटायन कब बनती है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, व्हेन एन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। कि जब एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, व्हेन एन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज सेड टू बी, एंड इट इज सेड टू बी क्या, कैटायन। और उसे क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इट इज सेड टू बी कैटायन। तो यहां पर एक बात आ गई क्या, कि भैया अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या हो गया, कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बट क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स सेम। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब उतना ही उसने क्या इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। मान लीजिए किसी स्पीसीज पर एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 लॉस कर रखे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 लॉस कर रखे। ठीक है, अब कहते हैं देखिए मान लीजिए ये कोई एक्स है, ठीक है, और यहां पर दिखा दिया एक्स पॉजिटिव, ठीक, और यहां पर दिखा दिया x2 पॉजिटिव, यहां पर दिखा दिया x3 पॉजिटिव। ठीक, मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने हैं, 10। मान लीजिए मैंने इसमें x में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 10, क्योंकि न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब यहां पर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। ठीक है, यहां पर बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब लॉस कर दिया, कितना, एक पॉजिटिव मतलब एक लॉस कर, 10 - 1 कितना, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव मतलब 10 - 2 कितना, 8। तो यहां पर भी, यहां पर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम हो जाएगा, 10 - 3 7। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले जाएंगे, कम। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर एनायनिक स्पीसीज के लिए। फॉर एनायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आता है, नेगेटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, वो गेन किया जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन it acquires कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड इट इज सेड टू बी क्या, इट इज सेड टू बी एनायन। उसे क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो। लेकिन यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं एनायनिक स्पीसीज के लिए
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है भाई। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या रहेंगे, वो बदल जाएंगे नहीं, वो क्या रहेंगे, रिमेन्स सेम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद बात करें, जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए यहां पर भी मैंने कोई x लिया, यहां पर इसके ऊपर x नेगेटिव, फिर x2 नेगेटिव, फिर x3 नेगेटिव। मान लीजिए इसमें हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं, वही मान लेते हैं 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही मान लेते हैं, कितने, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी स्पीशीज के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। लेकिन अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखिए नेगेटिव आ गया, कितना नेगेटिव है, 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 10 + 1 कितना, 11। यहाँ पे बात करें तो 10 + 2 मतलब कितना, 12। यहाँ पर बात करें तो कितने गेन कर रखे हैं, 3 नेगेटिव है, 3 गेन कर रखे हैं, 10 + 3 कितना, 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे फॉर एनायनिक स्पीशीज। अब कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। तो देखिए कुछ निकाल के देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 4 दे रखे हैं मैंने। तो देखिए यहाँ पर अगर एटम की रिप्रेजेंटेशन पर 12x था, ठीक है, ऊपर क्या लिखते थे, A, नीचे क्या लिखते थे, Z। A क्या दिखाता था, एटॉमिक मास, या फिर क्या, मास नंबर। ठीक है, Z क्या दिखाता था, एटॉमिक नंबर। ओके भाई, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि इस रिप्रेजेंटेशन को मैच करने के बाद A यानी कि एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है, कितना है भाई, 80। Z दैट इज एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 35। ठीक है, अब आपने पीछे एक चीज पढ़ी थी कि एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे एनपी से दिखा रहा हूं, कितने आ गए भैया, 35। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर देखिए एटम कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 35। ओके, उसके बाद बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या था, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या था, A - Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 80 - 35 कितना आ जाएगा, 45। दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कि पहली वाली रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बता दिए। अब उसके बाद बात करें कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक मास कितना है, 238, एटॉमिक नंबर कितना है, 92। ठीक है, Z जो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 92। उसके बाद अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 92। ठीक है, उसके बाद बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, अभी बताया, क्या करें, A - Z। तो A की वैल्यू कितनी दी गई है, 238, Z की कितनी है, 92, तो कितना हो गया, 146। तो 146 क्या आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये थर्ड करके देखते हैं। ठीक है, इस थर्ड में क्या बोला गया, देखिए A जो है वो क्या है, 27, एटॉमिक मास कितना, 27, एटॉमिक नंबर कितना है, 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 13। अब कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने होने चाहिए थे, पहले 13 थे, कितना पॉजिटिव है, 3 है, 13 - 3 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक,
उसके बाद बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। ए कितना है 27, जेड कितना है 13, दैट इज कितना हो गया 14। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसमें बात करें तो क्या कहेंगे भैया, ए जो है वो कितना दे रखा है 15, ठीक है, जेड जो है कितना दे रखा है 8, ओके, अगर और जेड जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 8। एटम पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 कम, 8 माइनस 2 कितना 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, ए माइनस जेड, तो 15 माइनस 8 दैट इज कितना 7। अगर कोई कहेगा ऑक्सीजन का 16 होता है तो भैया ये आइसोटोप दिया 15 O8, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये करने हैं आपको, तो ज्यादा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना आपको बाद में देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए गए हैं, आपको बाकी जो ब्लैंक चीजें हैं वो बतानी है। यहाँ पर Al3 पॉजिटिव का आपको मास नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए गए हैं, तो बाकी चीजें बतानी है। Cl नेगेटिव में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपको बाकी चीजें बतानी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भैया फास्फोरस में आपको एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिए, आपको बाकी चीजें बतानी है। इसी तरह से CO2 पॉजिटिव में अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन नोबिलियम, नोबिलियम A254 NO102 एंड आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये बताने हैं। एंड हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स में बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रॉन, और उन न्यूक्लियॉन्स में से कितनों को न्यूट्रॉन माना जाता है, मतलब उन न्यूक्लियॉन्स में से कितने न्यूट्रॉन है। उसके बाद अगला बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो 18, 16, 16 है, तो स्पीसीज का नाम क्या होगा, स्पीसीज का सिंबल लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मॉल कंसेप्ट के लिए आपको सारी वीडियोस रेगुलर देखते रहना है, रोज वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आपको रोज देखनी है बस।